नमस्कार। सबसे पहले आप सभी का आज की इस प्रेस वार्ता में स्वागत है और मकर संक्रांति की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई। आज पिछले कल कांग्रेस सरकार की पहली कैबिनेट बैठक में ओपीएस को लेकर जो निर्णय हुआ है उसका हम स्वागत करते हैं और माननीय मुख्यमंत्री महोदय को धन्यवाद भी करते हैं और उन्हें बधाई भी देते हैं। अरसा 20 साल के बाद कर्मचारियों की लंबी मांग के बाद पिछले कल जो उनको एक लोहड़ी का जो तोहफा माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने दिया है वो अपने आप में एक अनूठी मिसाल है पूरे प्रदेश के लिए। आज कर्मचारियों में उल्लास है और कांग्रेस पार्टी के सभी कार्यकर्ता भी इस निर्णय से बहुत उल्लासित हैं, प्रसन्नचित हैं, क्योंकि चुनाव के समय में कांग्रेस पार्टी के हर कार्यकर्ता ने, हर नेता ने ओपीएस को लेकर प्रचार प्रसार किया और पार्टी के सभी कार्यकर्ता आज इस निर्णय से सारे ही बहुत खुश हैं और माननीय मुख्यमंत्री को सभी बधाई देते हैं और वो बधाई के पात्र हैं। उन्होंने जिस गंभीरता से, जिस कर्मठता के साथ इस निर्णय को बहाल किया है वो अपने आप में एक अनूठी मिसाल है पूरे प्रदेश के लिए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने जिस प्रकार से दुष्प्रचार किया चुनाव के समय में और आज भी पिछले 1 महीने से लगातार कभी विपक्ष के नेता जयराम ठाकुर जी, कभी इनके अन्य नेता न जाने किस प्रकार से आरोप प्रत्यारोप लगाते रहे कि कांग्रेस पार्टी झूठी पार्टी है और ये झूठी गारंटियां दे रही है, इसका कोई भी लाभ प्रदेशवासियों को नहीं होगा। लेकिन माननीय ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने उनके मुंह के ऊपर एक बहुत बड़ा तमाचा लगाया है ये ओपीएस की बहाली करके, और आने वाले समय में लगभग 1-1.5 लाख कर्मचारी जो है इससे लाभान्वित होंगे। साथ में ही उन्होंने 1 महीने के अंदर अंदर 1500 रुपये की जो गारंटी योजना है उसके बारे में भी कार्रवाई करने के लिए अधिकारियों को उचित निर्देश दिए हैं और साथ ही जो एक हमारी गारंटी थी युवाओं को रोजगार देने के लिए, 1 लाख रोजगार प्रति वर्ष देने के लिए और 680 करोड़ का बजट जो है युवाओं को निजी क्षेत्र में रोजगार करने के लिए जो बजट रखना है उसके प्रावधान के लिए भी अधिकारियों को उचित निर्देश दिए हैं। तो हमारा ये मानना है कि कांग्रेस पार्टी जो बात करती है, जो आश्वासन देती है, जो गारंटी देती है उसको पूरी तरह से पालना करती है और उसको लागू भी करती है। और पिछले 5 प्रदेशों में भी इस प्रकार की योजनाएं लागू हुई हैं, लेकिन केंद्र सरकार और भारतीय जनता पार्टी की जो सरकारें हैं वो विमुख हैं। हालांकि नाराजगी उनके मन में भी बहुत है, कर्मचारी तो पूरे देश में एक जैसे ही हैं, लेकिन अन्य मदों को छोड़कर यदि देखा जाए तो आज कर्मचारियों के हितैषी जो हैं वो सुखविंदर सिंह सुक्खू जी बने हैं और उन्होंने वो करके दिखाया जो आज तक कोई करके नहीं दिखाया। तो अपने आप में ये मिसाल है, उनको हम बहुत बहुत बधाई देते हैं और आने वाले समय में कांग्रेस पार्टी और भी जो हमारी गारंटियाँ उनको एक एक करके लागू करेगी और प्रदेश की जनता को राहत देगी। आज का प्रेस वार्ता का हमारा यही मुख्य केंद्र था और आने वाले समय में समय पर आपसे बातचीत करते रहेंगे। अभी आपने कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। सर, बक्सर में जो चरमराई हुई हेल्थ व्यवस्था है उसकी बात करें, लगातार समाचार पत्रों में कई बार ये छप चुका है। बक्सर की अगर सिविल अस्पताल की बात करें तो वर्तमान में जो है वो केवल एक स्पेशलिस्ट डॉक्टर वहाँ पे है। इसके साथ अगर बिज्जड़ के अगर सीएचसी की बात करें तो वहाँ पर कोई भी जो है वो स्पेशलिस्ट डॉक्टर नहीं मिलेगा। और खासकर अगर महिलाओं की भागीदारी की बात करें तो हर सरकार में ये कहा जाता है कि जैसे आपकी सरकार ने भी कहा है कि 1500 रुपये जो है वो महीना जो है वो महिलाओं को दिया जाएगा। इसके अलावा और भी तरह की कई योजनाएं होती हैं, लेकिन एक गायनोकोलॉजिस्ट जो महिलाओं का जो विशेषज्ञ डॉक्टर होता है वो यहाँ पर मौजूद नहीं है। और हमीरपुर की हालात भी वैसे हैं, वहाँ पर अगर देखेंगे तो हमीरपुर अस्पताल में महिलाएं फर्श पर नीचे बैठी होती हैं, कई बार ये खबरें छप चुकी हैं। इसको लेकर सरकार किस तरीके का काम करेगी?
देखिए अरविंद जी, आपने सही सवाल उठाया और मैं इसके बारे में आपको ये बताना चाहता हूँ कि पिछली भाजपा की सरकार ने 5 वर्ष में केवल इवेंट मैनेजमेंट के ऊपर ध्यान दिया। हालांकि वो डबल इंजन की सरकार, यशस्वी प्रधानमंत्री, ओजस्वी मुख्यमंत्री के उससे नवाजते रहे अपने नेताओं को, लेकिन धरातल पर उन्होंने कोई काम नहीं किया। विधानसभा के अंदर भी इनका विरोध हुआ, विधानसभा के बाहर भी हमने इनकी बातें रखी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कोई भी ऐसा काम जनता के हित के लिए नहीं किया। स्वास्थ्य सुविधाएं जो देनी चाहिए थी, बड़सर सिविल हॉस्पिटल की जहां तक बात है, पूर्व मुख्यमंत्री राजा वीरभद्र सिंह जी ने इसका दर्जा बढ़ाया था। तब से लेके आज दिन तक वहां पर सिविल हॉस्पिटल को लेकर कोई भी योजना पूर्व सरकार ने नहीं बनाई। बार बार बोलने के बावजूद भी, क्योंकि उसको डेवलप होना था, 50 बिस्तरों का जो हॉस्पिटल बनना था, वो उसमें एक भी ईंट जो है पूर्व सरकार के समय में नहीं लगी। बार बार बोलने के बावजूद भी उन्होंने इस तरफ कोई तवज्जो नहीं दी, केवल मात्र गुणगान करते रहे मोदी जी के और अमित शाह जी के, और उनकी यहाँ रैलियां कराते रहे, हजारों करोड़ों रुपया जो है उनके ऊपर खर्चा करते रहे। कभी कोई इवेंट मैनेजमेंट करते, कभी कोई इवेंट मैनेजमेंट करते, और जो जनता को मूलभूत सुविधाएं देनी थी उससे ये विमुख रहे। और आज ये समस्या खड़ी हो गई है कि उसको दूर करने के लिए कांग्रेस पार्टी को बहुत कड़े कदम उठाने की जरूरत है। और मैं आपको बताऊं कि पीछे अभी कैग की रिपोर्ट आई थी, उसमें 5000 करोड़ रुपए का तो यही पता नहीं है कि सरकार ने खर्च कहाँ कर दिए। कोई बिना कागजों के, बिना अप्रूवल के, बिना कैबिनेट अप्रूवल के, बिना बजट का प्रावधान किए उन्हें 5000 करोड़ रुपए की इस प्रदेश को चब्बत लगाई है। 11000 करोड़ की देनदारियां हैं कर्मचारियों की। तो ये सरकार ने किया क्या? कहाँ की डबल इंजन सरकार थी ये? बार बार डबल इंजन की सरकार, डबल इंजन की सरकार। देश के हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री वो पता नहीं क्या क्या, वो बस ये लक्ष्यदार बातें करते रहे, और जनता को जो काम करने थे वो कोई काम इन्होंने धरातल पर नहीं किए। इसी वजह से आज जो है बड़सर सिविल हॉस्पिटल में गायनेकोलॉजिस्ट नहीं है, वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है, वहाँ पर एक्सरे और अल्ट्रासाउंड की मशीन को चलाने के लिए रेडियोलिस्ट नहीं है। बड़सर की बात छोड़िए, आप हमीरपुर में देखिए, हमीरपुर का जो हॉस्पिटल है वहाँ पर एक रेडियोलिस्ट है, वही सिटी स्कैन की मशीन चला रहा है, वही MRI की मशीन चला रहा है। कब तक उम्मीद कर सकते हैं कि उसको समय लगेगा। अभी बजट में प्रावधान करके, आपने मीटिंग भी की थी, मैं इसलिए ये सवाल कर रहा हूं। अभी मैंने वहाँ मीटिंग की थी, मैंने वहाँ देखा कि क्या अवस्था है, लोगों की क्या मांग है, और उसको लेकर मैं हमीरपुर मेडिकल कॉलेज में भी गया था, और जहाँ नया कॉलेज बन रहा है वहाँ भी गया था। तो अभी जो हमीरपुर कॉलेज में भी जो एक अल्ट्रासाउंड की, जो वहाँ पे अल्ट्रासाउंड का और जो है वो रेडियोलॉजिस्ट जो है, केवल मात्र एक व्यक्ति है, वही सिटी स्कैन की मशीन भी चला रहा है, वही MRI की मशीन भी चला रहा है, और वही एक्सरे की मशीन भी चला रहा है, वही अल्ट्रासाउंड की मशीन चला रहा है। तो एक व्यक्ति जो है उसके ऊपर इतना प्रेशर है, और सरकार ने, पूर्व सरकार ने कोई कदम जो है वहाँ पर इस प्रकार के उपकरणों को चलाने के लिए नहीं रखे। तो ये तो उनकी नालायकी है, उन्होंने बड़ी बड़ी बातें करी, काम कुछ नहीं किया धरातल पर। तो ये जो अव्यवस्था फैली हुई है, और इस सिस्टम को ठीक करने के लिए लगभग कम से कम 1 साल लगेगा, तब कहीं जाके जो है ये समस्या आस्ते आस्ते दूर होंगी। क्योंकि पूर्व सरकार ने 5 वर्ष तो कुछ किया ही नहीं, कोरोना काल का दुहाई देते रहे, कोरोना काल में ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, और कोरोना के काल के बाद जो 2 साल थे, क्यों नहीं उन्होंने किया इसके बारे में? वो इसके बारे में कोई बात नहीं करते। कांग्रेस पार्टी को कोसते रहे 5 साल तक। दिल्ली में नरेंद्र मोदी जी 8 साल से कोसते रहे, और यहाँ पर हिमाचल में हमारे ये मुख्यमंत्री जी कांग्रेस को ही कोसते रहे। कांग्रेस ने 70 साल में ये नहीं किया, वो नहीं किया, फलाना नहीं किया, लूट लिया। अरे आप अपना बताओ कि 5 साल में आपने क्या किया, इन्होंने क्या किया 5 साल में? बताया जा रहा है। इनकी स्वास्थ्य संस्थानों की हालत देखिए। आप हमीरपुर में बोल रहे हैं, वहाँ पर एक डिलीवरी के लिए जब कोई महिला जाती है उसको फर्श के ऊपर लेटना पड़ता है। तो किसकी जिम्मेवारी थी? इनके हेल्थ मिनिस्टर क्या करते रहे, मुख्यमंत्री क्या करते रहे? मुख्यमंत्री तो हमीरपुर में लास्ट के 4.5 साल में आए के बाद आए। आप कह रहे हैं कि 1 साल लग जाएगा इस व्यवस्था को? बिल्कुल 1 साल तो लगेगा ही लगेगा, क्योंकि अभी इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना पड़ेगा। जो हमारा सिविल हॉस्पिटल, उसकी बिल्डिंग बनानी पड़ेगी, 50 बिस्तर लगाने पड़ेंगे। 50 बेडेड हॉस्पिटल की बिल्डिंग जो बननी है, उसका प्रोजेक्ट का क्या स्टेटस है? उसका अभी मेरी बैठक हुई थी, और उन्होंने आर्किटेक्ट के पास कागज भेजे हुए हैं। अभी तो उसका कोई प्रारूप भी नहीं बना, अब उसको बनाएंगे, और वहाँ पे उसको जो है बजट में प्रावधान करके उसको सिविल हॉस्पिटल की बिल्डिंग बनाएंगे। SICSC जो है हमारा BJD के अंदर है, जो उसको भी राजा वीरभद्र ने अपग्रेड किया था, आज उसके ऊपर भी इन्होंने कोई काम नहीं किया। उसमें FCA केस बनना था, उन्होंने जो अनन फनन में रिजेक्ट कर दिया उसको, जबकि गंभीरता से उसमें कोई काम ही नहीं किया उन्होंने। ना यहाँ के स्थानीय नेताओं ने उसके ऊपर कोई काम किया, और ना ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कोई काम किया।
तो हम तो अभी इसको पूरे रिव्यू करेंगे सिस्टम को, और आने वाले समय में जो बिजली का जो सीएससी उसको भी ढंग से बनाएंगे, और जो सिविल हॉस्पिटल है बड़सर का इसको भी ढंग से बनाएंगे। कहा जा रहा था कि 50 बेड की जगह 100 बेड की प्रपोजल भेजने जा रहे हैं, इसके बारे में? वो तो करेंगे, पहले इंफ्रास्ट्रक्चर तो तैयार हो जाए। बेड तो तब बनेगी जब बिल्डिंग बनेगी। बिल्डिंग की बात कर रहा हूं। तो उसको हम चाहेंगे कि यहाँ से लगभग कम से कम 100 बिस्तर का हो ये हमारा सिविल हॉस्पिटल। बनेगी तभी बिस्तर लगेंगे। हाँ, वही बोल रहा हूँ मैं, उसको हम प्लानिंग ही ऐसी करेंगे ताकि उसमें 100 बिस्तरों का प्रावधान हो, और आने वाले समय में पूरा बजट में प्रावधान करके उसको अच्छे से बनाएंगे। अब इन्होंने जो 900 जो दफ्तर खोले थे, इन्होंने जो डीनोटिफाई किए माननीय हमारे मुख्यमंत्री महोदय ने, जिसके लिए भारतीय जनता पार्टी के लोग बड़ा भारी ची पौ कर रहे हैं, उनसे जब पूछा गया कि आप बजट का प्रावधान बताएं, तो वो बताने में सक्षम नहीं है। कोई बजट का प्रावधान नहीं, कोई कर्मचारियों का प्रावधान नहीं। इस डिवीजन से उठा के वहाँ भेज दिए, वहाँ से वहाँ भेज दिए, और सारे के सारा जो इन्होंने अफरा तफरी मचा के रख दी। दूसरा प्रश्न सर, ये जो अम्बेडकर भवन पिछले 10-15 साल से वो बिल्डिंग नहीं बन पाई, अम्बेडकर भवन में तो उसके बारे में पीछे जब इलेक्शन से पहले जो हमारे राज्यसभा के एमपी उन्होंने ये घोषणा की थी कि मैं 10 लाख रुपए इसकी छत के लिए दे रहा हूँ, तो अभी मेरी उनसे बात हुई थी, अम्बेडकर भवन के लिए मेरी सिकंदर जी से बात हुई थी, जो माननीय सांसद हैं। मैंने कहा था कि आपने यहाँ पे 10 लाख रुपए की घोषणा करके गए हैं, आप कब इस पैसे को दे रहे हो? तो शायद अब उनकी किस्त आएगी, तो उनको मैंने बोला कि आप इसको भेज दो पैसे को, ताकि इसका हम निर्माण कर सकें। इसका भी हो जाएगा, और जो उसमें बचा हुआ है और भी कोई काम बचेगा तो उसको और भी पैसा देंगे। वो हमारी जिम्मेवारी है, उसको हम बनाएंगे। और भी जो हमारी यहाँ मूलभूत सुविधाएं हैं, चाहे बस अड्डे की बात है या अभी मिनी सेक्रेटरीट का काम हमारा चला हुआ है, उसको भी हम पूरा करेंगे। धीरे धीरे हर काम जो है पूरे बड़सर विधानसभा क्षेत्र में एक सूत्र में जो काम होगा, ये नहीं होगा कि डटवाल बाद होगा या बड़सर बाद होगा। इलेक्शन के समय में बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि हमारे बड़सर विधानसभा क्षेत्र को जो है बांटने की कोशिश की है कुछ लोगों ने। हालांकि वो उसमें फलीभूत नहीं हुई उनकी कोशिशें, क्योंकि जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो समझदार लोग हैं, वो इन बातों से दूर जाना चाहते हैं। और क्योंकि बड़सर विधानसभा क्षेत्र एक संपूर्ण क्षेत्र है, इसमें बात की बात नहीं। इसको अब हम लोग ही अगर अपने बड़सर विधानसभा क्षेत्र को इलाकों में बांट देंगे तो विकास कैसे करेंगे? मेरा मानना है कि जो बड़सर नगर जो डेवलप हो रहा है, ये तभी डेवलप हो सकता है अगर इसको नगर पंचायत का इसके ऊपर चर्चा चल रही है अभी। तो सभी इसके बारे में अगर सरकार अब प्रयत्न करे तो हो सकता है, जो हमारे नहीं तो ये विकास होना बड़ा मुश्किल है। स्थानीय जो हमारे इस बड़सर और मेरे के जो हमारे पंचायतों के जो प्रतिनिधि हैं, 4-3 अभी उनके साथ बैठक करके और आम जनता से बात करके इसको मैं स्वयं चाहता हूँ कि यहाँ पे नगर पंचायत का निर्माण हो, ताकि हमारे जो ये टाउन है इसका ठीक ढंग से निर्माण हो सके। क्योंकि बेतरतीब निर्माण हो रहा है। आपने देखा होगा कि रात को लोग जो है अपने सेफ्टी टैंक खाली करते हैं उसमें टैंकरों के माध्यम से, और खड्डों में और पहाड़ियों पे उसको फेंक देते हैं, उससे बीमारियां पैदा हो रही हैं। तो जब तक यहाँ पर प्रॉपर तरीके से नगर पंचायत नहीं होगी, सीवरेज सिस्टम नहीं होगा, आने वाले समय में महामारी फैलने का भी आशंका है। आप देखिए हमारे जो क्षेत्र के लोग हैं वो बहुत बीमार हो रहे हैं, किडनी के पेशेंट हो रहे हैं, किडनी में खराब हो रही हैं लोगों की, और कैंसर के पेशेंट हो रहे हैं। किस वजह से हो रहे हैं? इसलिए कि हम दूषित पानी पी रहे हैं, और इस बात को कोई समझ नहीं रहा है। और जब तक लोग समझेंगे तब तक देरी हो चुकी होगी। तो इसके लिए हम गंभीरता से विचार कर रहे हैं, और आने वाले समय में मैं चाहूँगा कि यहाँ पर नगर पंचायत का गठन हो, और साथ में जो हमारे जोर और भी कोई ऐसे टाउन है जिनके ऊपर सर्वे करके जहाँ नगर पंचायतों का गठन होना बहुत ज़रूरी है, और क्योंकि उसी में ही जो है ये सीवरेज सिस्टम का प्रावधान हो सकता है। वैसे तो अभी IPH विभाग ने, जल शक्ति विभाग ने भी पीछे शुरू किया था कि हम सीवरेज सिस्टम को बिछाएंगे, लेकिन सीवर सिस्टम को बिछाने में लोगों के सहयोग की बहुत ज़रूरी है। क्योंकि लोग जो है पानी की लाइन नहीं बिछने देते, सीवर की लाइन तो स्वाह बिछने देंगे। लोगों का जब तक जो है अवेयर नहीं होंगे, वो अपने बारे में ना सोचें, वो पूरे कम्युनिटी के बारे में जब तक नहीं सोचेंगे तब तक विकास करना बहुत मुश्किल है। इस टाउन का पहले एक माहौल बनाना पड़ेगा। माहौल बनाना पड़ेगा। माहौल कौन बनाएंगे? हम भी बनाएंगे, लोग भी बनाएंगे, आप लोगों का भी उसमें सहयोग चाहिए। क्योंकि आप नकारात्मक प्रचार कम करें और जनता के बीच में उनको जागरूक करने की अगर कोशिश करेंगे तो हम भी आपका साथ देंगे, आपको भी हमारा साथ देना पड़ेगा। ये सबकी सामूहिक जिम्मेवारी है, कोई एक नेता सब कुछ नहीं कर सकता। जब तक आम जनता का और सभी वर्गों का जो सहयोग नहीं मिलेगा तब तक हमारा एक जो है समुचित विकास नहीं हो सकता है।
अच्छा ये सर, मेरा मानना है। सर एक प्रश्न करूँ मैं कि शिक्षा की दुहाई देते हैं कि शिक्षा में गुणवत्ता आई है और शिक्षा में बड़ा सुधार हो गया है और 50 से लेकर के आज तक हमने चरम सीमा पार कर ली। परंतु मेरा अपना मानना है और मैं आपसे भी आपके नोटिस में लाना चाहता हूँ कि हमारे प्राइमरी स्कूल चल रहे हैं, एक अध्यापक के बलबूते पर चल रहे हैं, 5 कक्षाएं हैं। तो क्या सरकार इसके बारे में भी कुछ सोचेगी? और केवल 5 बच्चे हैं, 5 बच्चों के लिए एक अध्यापक, 5 कक्षाएं, तो ये इसका क्या हो सकता है? नहीं, इसके बारे में भी रिव्यू कर रहे हैं, क्योंकि जो अभी हमारा शिक्षा के क्षेत्र में पिछली सरकार ने कोई भर्ती नहीं करी। जेबीटी टीचर लगने थे, अब प्राइमरी स्कूलों में तो जेबीटी अध्यापक तभी आएगा जब सरकार भरेगी। 5 साल में इन्होंने कोई भर्ती नहीं करी। लोग अपने इंतजार में थे कि हमें बैच वाइज नौकरी मिलेगी, सरकार कमीशन के माध्यम से भरेगी, भर्ती करेगी। और क्या क्या आपके सामने हुआ, पुलिस की भर्तियों में फर्जीवाड़ा हुआ, स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड में कितना बड़ा फर्जीवाड़ा हुआ, कैसे वहाँ पे एक महिला ने पैसे लेके जो है कब से वो उसका गोरख धंधा चला हुआ था, उसके बारे में सारी छानबीन की जा रही है। और आने वाले समय में जो हमारे ये प्राइमरी शिक्षा जो है उसके स्तर को बढ़ाया जाएगा और साथ में वहाँ पे टीचरों की भी उपलब्धता करवाई जाएगी। ये अच्छा हमारी सर, एक बात प्रतिबद्धता है। अच्छा सर, एक बात और, आजकल बायोमेट्रिक सिस्टम से जो वो लोगों की हाजिरी लग रही है ऑफिस में, या ये वर्क इतना की वर्क चार्ज के लिए भी लगाए, परंतु जो बायोमेट्रिक जो मशीनें दी गई हैं उनमें इतनी फॉल्ट है कि कोई भी मशीन जो वो ठीक नहीं है। तो क्या सरकार चाहेगी कि ये बायोमेट्रिक सिस्टम ठीक है और वो मशीनें जहाँ से वो आ रही हैं क्या वो ठीक हैं, या क्या उसमें कोई सुधार की अपेक्षा रखेंगे? आपने ये मेरे ध्यान में लाया है। अभी इसके बारे में विभाग, जितने विभाग तर जो है उनसे बात की जाएगी और उनकी जो बायोमेट्रिक मशीन जो लगी हुई है उनकी छानबीन करेंगे और पता करेंगे कौन सी कंपनी की या कहाँ से मंगाई है उन्होंने, क्यों उनको दुरुस्त नहीं कर रहे हैं। अच्छा, इसके साथ से ये जो बच्चों के लिए लैपटॉप दिए जाते हैं, लैपटॉप तो बच्चों के वो मनोबल बढ़ाने के लिए दे जाते हैं, परंतु वो 6 महीने या 3 महीने के बाद वो ख़राब हो जाता है लैपटॉप तक। तो वो ऐसे लैपटॉप बच्चों को देने का भी क्या औचित्य है? तो सरकार इसके ऊपर भी गंभीरता से सोचे कि किस कंपनी से आते हैं और कैसे आते हैं और क्या है वहाँ पर। उसके बारे में भी करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। अगर जब सरकार इतना पैसा खर्च कर रही है और बच्चों को लैपटॉप दे रही है और वो घटिया क्वालिटी के निकल रहे हैं, उसके बारे में छानबीन होनी चाहिए, क्यों नहीं होगी, और करेंगे उसको। आपने ध्यान में लाया है इस बात के लिए, क्योंकि आज दिन तक तो किसी बच्चे ने हमारे पास कंप्लेंट नहीं करी और ना ही उनके अभिभावक ने कोई ऐसी बात करी। अब तो मेरे फोन देते हैं, लेकिन जो भी इक्विपमेंट है, इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट होते हैं, उसको हैंडल करने की भी जरूरत होती है। ऐसा नहीं हो सकता कि वो फोन या लैपटॉप खराब ही हो। सर नहीं, एक सेकंड के लिए सर, जो बायोमेट्रिक जो मशीनें आ रही हैं हस्ताक्षर करने के लिए, क्या वो जो अनपढ़ लोग तो नहीं हैं, टीचर्स हैं, प्रिंसिपल हैं, तो वो क्या उनको हैंडल ही नहीं करना आ रहा है? या तो ये सरकार कम से कम वो उनको थोड़ा प्रशिक्षण तो दे। कल मेरी बेटी बैठी हुई थी मेरे सामने, तो उसको कोई पता नहीं है कि ये मशीनें कैसी आ रही हैं। वो कहती जी चल ही नहीं रहा पापा, कह नहीं चल ही नहीं रहा, ये चल ही नहीं रहा, क्या करूं मैं इसको। मैं बोले अच्छा, हम लोग इधर आए, बाजार में दिखाया, बोले जी हमारे पास ये वो है ही नहीं, वो क्या कुछ सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं है। तो ऐसी ऐसी चीजें जो है वो टीचर्स को देने के लिए क्या औचित्य रह जाता है? अगर ऐसी कोई बात है तो उसको भी हम उसकी छानबीन कर सकते हैं, है ना? क्या औचित्य है? या तो प्रशिक्षण दें, अगर प्रशिक्षण नहीं देना है तो उनको बंद रखें। उल्लू बनाने की कोई बात ना करें कि जनता को उल्लू बनाया जाए और बच्चों का भी बेड़ा गर्क कर दिया जाए, तो उधर टीचर का बेड़ा कर दे। आज टीचर, मैं आपके नोटिस में एक बात लाना चाहता हूँ कि टीचर नहीं रहा, वो एक क्लर्क बना दिया, और वो भी इस मोबाइल के ऊपर। उसको पढ़ाने का कोई टाइम नहीं है, सिर्फ डाक से ही उसका जो अब सारा वक्त वो डाक पर चला जाता है। तो कृपया ऐसी जो बातें हैं उनके ऊपर आप थोड़ा सा मंथन करवाएं। ऐसा ना, एक तो नॉन टीचिंग स्टाफ भरने की भी जरूरत है। बहुत से स्कूलों में जो नॉन टीचिंग स्टाफ की भी कमी है, तो उसको भी हम विचार करेंगे और उसको भी अभी चरणबद्ध तरीके से भरेंगे। सर धन्यवाद सर। एक मेन समस्या है इसमें आपने बोलना है तो मैंने पूछना, उसके बाद पूछना। एक मिनट ले रहा हूँ, मैं ले सकता हूँ? क्यों नहीं सर, कमाल है। मैं 2 आदमी ने एक प्रश्न किया लैपटॉप के ऊपर,
आपको पता होना चाहिए कि पिछले 2014 से जो केंद्र सरकार है उसने एक प्रोग्राम लॉन्च किया था अभी कि हर सीनियर सेकेंडरी स्कूल जो 2, 3, 4 एक हल्के में स्मार्ट कुछ शब्द दिया था बड़ा टॉप का आदर्श विद्यालय बनाने का। उस आदर्श विद्यालय के लिए जो टेलीविजन सीडी जो LED दी गई है, अगर आप सही मायने में आपने ठीक कहा विधायक साहब ने कि समाज में अगर रेवोल्यूशन लाना है या सुधार करना है तो उसके लिए आप लोग जो मीडिया के लोग हैं वो ज़्यादा जिम्मेवार हैं, क्योंकि अवेयरनेस पैदा करने के लिए हम लोग कम हैं, आप लोग ज़्यादा हैं, आपने पैदा करने। अब हमारा दुर्भाग्य कांग्रेस का एक है कि जो सेंटर का जो बड़ा मीडिया है वो तो परचेज्ड है, वो तो मैनेज किया हुआ है, वो तो हमारी बात नहीं करता है, ना ही वो करता है, ना ही को कर सकता है। तो उस आदर्श विद्यालय में जो LED लगी हुई है जिसकी कॉस्ट लगभग 3.5 लाख है, आप बाजार में जाइए कहीं भी जाइए उसकी मार्केट वैल्यू देखिए कि कितनी है, वो पैसा कहाँ जा रहा है। किसी ने ऑब्जेक्शन किया, किसी प्रिंसिपल ने आज तक ऑब्जेक्शन किया कि हम अगर अलाउ किया जाए तो हम ये LED 1.25 लाख रुपए में 1.5 लाख में ले सकते हैं, 4 लाख खर्च करने की क्या जरूरत है। ये सारी चीज़ें जो है ये भारतीय जनता पार्टी की जो मिसमैनेजमेंट जो हुई है उनके कार्य से हुई है, उनकी वजह से हुई है। ये स्मार्टफोन, ये लैपटॉप, ये फ़ोन, ये सब क्या है। अगर आप छोटी सी बात है, आपने बायोमेट्रिक मशीन की बात की है, हमारा भी कॉलेज है, हमने चलाया हुआ है, हमारा तो कभी खराब नहीं हुई, 300 बच्चा है वहाँ भी। आपने कमीशन नहीं ना दिया होगा उन्होंने, वो तो कमीशन वाली मशीन आप देखिए तो ये चीजें जो है ये जो लोग आपके देखो आपकी बेटी वहाँ पर है तो उसने ऑब्जेक्शन किया, आपको बताया, आप सीनियर लोग हैं उनको बताया, लेकिन और लोगों की तब से भी इनके पास ये रिपोर्ट आनी चाहिए। सर ये तो बहुत बड़ा घोटाला है एजुकेशन का, 2 स्कूलों का। ऐसा नहीं, आपकी मशीन ठीक होगी, अरविंद जी खराब ही हो सकती है, सारे प्रश्न करने तो हो गए भाई, आपके 2-3 तो हो गए। मेरा लाइव चला है ना सर, मैं लास्ट क्वेश्चन करना मैंने मेरा सर आखिरी सवाल है। बटसर कॉलेज को जब आपकी सरकार सत्ता में थी 2017 में, उस समय यहाँ पर PG कक्षाएं शुरू करने की बात की गई थी और वो सारी डिटेल जो एक रिपोर्ट थी उस समय पेश की गई थी और कहा गया था कि यहाँ पे पॉलिटिकल साइंस और हिंदी में जो है वो यहाँ पर PG की कक्षाएं शुरू की जाएंगी। हालांकि हिस्ट्री में 2-3 सब्जेक्ट थे, तो वो यहाँ पर इस साल में हो जाएगा सर वो या नहीं हो पाएगा? बिल्कुल करेंगे। अभी पीछे उस वक्त वीरभद्र सिंह जी ने नोटिफिकेशन करी थी इसकी, लेकिन दुर्भाग्य से जब ये सरकार बदली थी उन्होंने उसके ऊपर कोई अमल नहीं किया, ना ही उस पर कोई काम किया। तो अभी आने वाले समय में हमारे बटसर डिग्री कॉलेज की भी हालत बहुत ख़राब है। वहाँ पर अभी ग्राउंड के लिए पैसा जमा पड़ा हुआ है 25-30 लाख रुपये, वो उन्होंने नहीं लगाया। और फिर दूसरा वहाँ पर जो हमारे फंक्शनल पोस्टें जो भरनी है वो इन्होंने एक भी नहीं भरी। तो अभी सारे धीरे धीरे उसको भी भरेंगे, क्योंकि हमारे डोगरा जी की देन है वो डिग्री कॉलेज, वीरभद्र सिंह जी की देन है, उन्होंने मेहनत करी थी, वो बढ़ाया है उसको। लेकिन पिछले 5 वर्षों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हर इंस्टीट्यूशन का बेड़ा गर्क हुआ है। मेरा भी एक लास्ट क्वेश्चन है कि इस तरह भी सरकार आई, इन्होंने कुछ कार्यालय जो अभी रिसेंटली खुले थे डीनोटिफाई किया, शायद ये सही स्टेप था, क्योंकि अगर आप बटसर की बात ले रहे हैं तो यहाँ ज़्यादातर ऑफिस में वेकेंट पोस्टें पड़ी हैं। यहाँ तहसील ले लीजिए, 3 कानून गो की पोस्टें हैं, वो तीनों के तीनों खाली पड़ी हैं, और तहसीलदार की पोस्ट कई महीनों से मेडिकल लीव पे गई है, कोई नहीं भरी गई है। टेम्पल ऑफिसर मेरे ख्याल शायद पिछले 4-5 सालों से रेगुलर नहीं है। SBO की पोस्ट पिछले 1 साल से खाली पड़ी हुई है। थोड़े बहुत जो पशु रखते हैं वो भी नहीं रखेंगे लोग, क्योंकि जब पशुओं को हेल्थ सर्विसेज नहीं प्रोवाइड होंगी, या ये वेटरनरी का भी हालत ख़राब है। तो मैक्सिमम ऑफिस में हिमाचल प्रदेश में दफ्तर बहुत खोल दिए गए हैं, परंतु मैन पावर नहीं प्रोवाइड की गई। इसके लिए आपकी सरकार कुछ करे तो? बिल्कुल कर रही है। तो हम शुरू से ही माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने हार्ड स्टेप उठाया है, और वो बहुत हिम्मत रखनी पड़ती है इस प्रकार के काम करने के लिए। जो उन्होंने जो दफ्तर डीनोटिफाई किए, भारतीय जनता पार्टी के लोगों को तो बड़ी तकलीफ हो रही है, लेकिन जो हमारे प्रदेश का जो आर्थिक ढांचा है और जो हमारे एग्जिस्टेड जो इंस्टीट्यूट हैं
जब पहले वो दृढ़ नहीं होंगे तो नए कहाँ से भरेंगे, वहाँ पे आप कैसे एस्टेब्लिशमेंट देंगे उनको, जब आपके पास पिछले ही आपके सारे कार्यालय खाली पड़े हुए हैं। वहाँ पर आप बोल रहे हैं कि 3 कानगो नहीं है, कोई टेम्पल अफसर नहीं है, कोई यहाँ पे दफ्तरों में हमारे पास सुपरिटेंडेंट नहीं है, जेई नहीं है, कोई क्लास 4 के एम्प्लॉइज नहीं है। जब तक इसके बारे में एक विस्तृत रिपोर्ट नहीं बनाएंगे, आप क्रमवार तरीके से विभागावार जो है तरीके से जब उनको देखेंगे आपकी इसमें ये रिक्वायरमेंट है, वेटरनरी हॉस्पिटल में ये है, सब हेल्थ सेंटर में हमारे कोई जो हमारे ही अपने विधानसभा क्षेत्र में 31 पोस्टें खाली पड़ी हुई हैं, कई सब हेल्थ सेंटर हमारे ताले लगे हुए हैं, वहाँ पर चौकीदार जो है फार्मासिस्ट का काम कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ों के ऊपर जिनके ऊपर वर्कआउट होना चाहिए, और जो हमारे पहले से बने हुए इंस्टीट्यूट हैं जो जिनकी हालत खराब हो गई है उनको ठीक करने की जरूरत है। और इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री महोदय एकदम से स्पष्ट है कि पहले के जो हमारे ऑफिस एटलीस्ट एग्जिस्ट कर रहे हैं उनके ऊपर जो है पहले कर्मचारी भरने की जरूरत है और उनको भरेंगे। एक सेकंड आपका ध्यान आकर्षित करूं कि मंडी के सीएम रहे और मंडी में एक राजस्व विभाग का प्रशिक्षण केंद्र चला हुआ है सुंदरनगर में, वहाँ मंडी में। किस विभाग का? ये पटवारियों की दूसरी जो ट्रेनिंग दी जाती है, तो वहाँ पर एक आज मैं 4 दिन पहले पढ़ रहा था, तो एक ही आदमी के सहारे वो चला हुआ है। तो वहाँ का एक मुख्यमंत्री होते हुए क्या उसका ध्यान नहीं उसमें गया कि यहाँ पर ये कोई स्टाफ नहीं है? अब जो अब अब उठाने छन कर बाहर आ रही है। नहीं अब उन बातों को उठाने की कैग की रिपोर्ट में जो आया वो आपके सामने है नहीं, सबके सामने है। और जो इन लोगों ने केवल मात्र जो एक सिराज कॉन्स्टिट्यूंसी, एक धर्मपुर कॉन्स्टिट्यूंसी, यहाँ पर मैक्सिमम फोकस किया। जितनी स्कीमें हमारी, जितने प्रोजेक्ट आए सारे के सारे सिराज और वहाँ पर, उसके बावजूद भी लोगों ने जो उनको नकार दिया। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि हमें विकास इस तरीके से करना है। अपने ऑफिसेज जब तक हमारे सुदृढ़ नहीं होंगे, कर्मचारी को किसी आम जनता को जब उसके कार्यालय में जाकर उसको सहूलियत नहीं मिलेगी, उसका काम नहीं होगा, तो फिर इन चीज़ों को करने का फायदा क्या है? तो ये आपकी बिल्कुल बात दुरुस्त है। हम इन सभी कार्यालयों का छानबीन करके जहाँ जहाँ जो जरूरत है उसके हिसाब से काम करेंगे। ठीक है, धन्यवाद सर। मेरा प्रश्न ये था कि जैसे बड़सर है, बड़सर सब डिवीज़न है, ये हर रोज़ लोग आते हैं यहाँ पर अपना खरीदारी के लिए, कामकाज के लिए, व्हीकल भी लाते हैं। वो बाजार में आप किसी दिन देख लो, छुट्टी के अलावा किसी भी दिन आप एक राउंड लगाइए, हर जगह जो है वो व्हीकल खड़े हैं। अब पुलिस वालों का क्या रहता है, पूरा दिन कोई चलान नहीं करेंगे सर। वो जब चलान करने की ज़रूरत है, कोई नहीं आते बाज़ार में, लगातार हम देख रहे हैं उनको। जब शाम को जाने का टाइम होगा, किसी बंदे ने गाड़ी लगाई हुई है, उसका आएंगे और एक तरफ से लगेंगे, वो आगे तक जितने मतलब प्रॉपर वे में उनको कोई डायरेक्शन दी जाए। लोग अगर सर सामान लेने आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं तो व्हीकल खड़ेंगे। जैसे यहाँ पर है आपकी पार्किंग, जहाँ आपने बोला भी है, कोई बंदा नहीं लगाता, एक आधी बस लगी होती है, एक आधी कोई गाड़ी लगी होती है, बाकी सारी सड़क के किनारे है। तो इसका एक प्रॉपर अगर हल करवाया जाए। ये आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन इसमें जब तक लोग सहयोग नहीं करेंगे तब तक कैसे चलेगा? आप बताइए, मेरी बाइक है, मैं बाइक पे जा रहा हूँ, मैं दुकान के पास बाइक खड़ी करूँगा आड़ी तिरछी करके, वो ये मैं ये नहीं देखूंगा कि मेरी बाइक खड़ी करने से किसी महिला को प्रॉब्लम होगी, किसी बुजुर्ग को प्रॉब्लम होगी, किसी गाड़ी आने जाने वाली। अल्टरनेट क्या है? तो सर बाजार में जो वो बंद कर दें कि कोई बाजार में नहीं लगाएगा। मेरी बात सुन लो, मैं क्या बोल रहा हूँ। मैं ये बोल रहा हूँ कि मैंने इस प्रशासन को ये हिदायत दी है कि आप एरिया डिफाइन करो। बिल्कुल सर, कि कहाँ पर आपने बाइकें खड़ी करनी है, कहाँ कारें खड़ी करनी है, ताकि बाजार के अंदर जो है स्कूल है उस तरफ जाना हो तो मुश्किल हो जाता है। संजीव जी सुनिए, आगे तक लगा। अब जो उसके लिए प्लानिंग तो करनी पड़ेगी ना। अब उसकी प्लानिंग हम कर रहे हैं, हम एक पार्किंग भी बना रहे हैं बाइकों के लिए भी, कारों के लिए भी। और इसके लिए मैं आपको सीधा बता दूं, मैं इसके लिए बहुत सख्त हूँ खुद भी, कि बाजार में हम भी जाएं तो बड़ा बुरा लगता है। और लोग बाइकें लगाते हैं नीचे बाजार के अंदर और ऊपर 3-3, 4-4 घंटे बैठे रहते हैं। क्या औचित्य है उसका? आप बाइक यहाँ खड़ी करके क्यों नहीं जाते बाजार में? सर इनका क्वेश्चन जो था वो थोड़ा ये था कि वो मैं आपकी बात ठीक है, ठीक है, वो आपकी दिन को आप करो चलाने, उन्होंने कहा कि दिन को करो अगर कोई गलत काम कर रहा है, परंतु शाम को जब नहीं, मैं एक जनरल बात कर रहा हूँ, इनकी बात का जवाब दे रहा हूँ मैं। एक जवाब नहीं सर, इसका ना एक जनरल बात कर रहा हूँ। पुलिस वालों को बुलाओ, जब तक देखो मैं आपको हम बोलेंगे तो अच्छा नहीं लगता। मैं बाइक में जा रहा हमारा काम हूँ, मैं बाइक में जा रहा हूँ, मैं भी बड़सर विधानसभा क्षेत्र का हूँ, आप बाइक लेके आ रहे हैं, आप भी बड़सर विधानसभा क्षेत्र के। कोई भी आता है बंदा, गाड़ी को जो है सलीके से क्यों नहीं यहाँ खड़ी करके जाते जब पता कि मेरा चलान होना है? ये ठीक कह रहे हैं, ये इन्होंने नहीं बोला कि ये इनको चलान। मैं इनका नहीं मैं बोल रहा कि ठीक बोल रहे हैं, गलत बोल रहे हैं। मैं ये बोल रहा हूँ कि देखिए मेरी बात सुनिए, इसमें
ज़्यादा एक्साइट होने की ज़रूरत नहीं है। हम सब लोगों की जिम्मेवारी है कि हम अपने बाज़ार को सुंदर बनाएं। बाज़ार सुंदर तब बनेगा जब हम सब लोग उसमें सहयोग करेंगे। और जहाँ तक अगर ऐसे कोई चलान वो कर रहे हैं तो उसके लिए मैं उनको आपको ये आश्वासन देता हूँ कि उनको भी हम अभी मेरी मीटिंग होनी है SHO DSP के साथ और पूरे स्टाफ के साथ, उनको भी हिदायत दी जाएगी। और इनके साथ में SDM भी होंगे। और मैंने इनको पहले भी, जब मैं पिछली बार भी विधायक था और उसके बाद भी अभी पीछे भी था, तब भी मैंने SDM को बोला था कि आप जो हैं बाजार के अंदर जो है बेतरतीब गाड़ियां ना खड़ी हों, इसके लिए आप चिन्हित करिए एरिया और वहाँ पे आप बोर्ड लगाइए और एक बार सर्कुलेट करिए इसको अखबारों के माध्यम से, आप लोगों के माध्यम से, ये सब अपनी अपनी गाड़ी फलां स्टेशन पे खड़ी करें। अगर बाजार में कोई गाड़ी उसके बाद पाई जाती है, बाइक पाई जाती है, तो उसका चालान होगा। जब आप, और एक बार मैंने इनको ये भी कहा था कि आप स्पेशल ड्राइव चलाइए, हर दुकानदार से बात करिए वहाँ पर जाकर कि आपकी दुकान के बाहर अगर बाइक खड़ी होगी या गाड़ी खड़ी होगी तो चालान आपका होगा, बाइक वाले का नहीं होगा। ये भी हमने उनको हिदायत दी थी। तो अब ये प्रशासन को इससे अभी हम ये काम करवाएंगे। और मेरा अपना मानना है कि बाजार जो है आप लोग भी उसमें सहयोग करें, बाजार हमारा साफ सुथरा होना चाहिए ताकि उसमें महिलाएं भी जा सके, बुजुर्ग भी जा सके दुकान के अंदर। ये अननेसेसरली ये फुकराबंती वाला काम नहीं चलेगा कि हर कहीं आड़ी तिरछी बाइक लगाई और 3-3 घंटे वहाँ बैठे रहे दुकान में, ये नहीं चलेगा, बिल्कुल नहीं। हम सबकी जिम्मेवारी है, सबकी माताएं हैं, बहनें हैं, बुजुर्ग हैं जो बाजार में आते हैं। बाइक में कौन आते हैं? लड़के आते हैं या कोई जिनके बाइक होगी वही आते हैं। तो मेरा कहने का मतलब है कि हमें सब कुछ संजीदगी के साथ अपने इलाके का विकास करना, ये दिखाने के लिए नहीं कि मेरे पास तो 1 लाख की बाइक है, मेरे पास 1.5 लाख की बाइक है, मेरे पास 10 लाख की कार है, मेरे पास 20 लाख की कार है। ये दिखाने के लिए मेरे बाजार कंजेस्टेड बाजार है, तो इसमें हम सबकी जिम्मेवारी है, उन गाड़ी वालों की भी जिम्मेवारी है। अगर किसी का ऐसे कोई चालान हुए हैं या किसी का ज्यादती हुई है तो उसके लिए हम खेद प्रकट करते हैं। लेकिन अधिकारियों को भी मैं ये करूँगा कि बेवजह से किसी को तंग करने की जरूरत नहीं है, करें तो यूनिफॉर्म तरीके से होना चाहिए और अननेसेसरली किसी को अभी बड़सर में इन्होंने की है सर, जो रोड के साइड में जो किया उन्होंने, तो 3-4 दुकानों के सामने कर दिया जा राणा जी, आपकी भी दुकान थी वो, बाकी दूसरी तरफ पूरे छोड़ दिए। कोई बात नहीं, वो उनसे अभी बैठक होगी, उसके बाद मेरे बाजार के लिए बोला, मेरे बाजार में वो वैसे 1-2 दिन हटाए उन्होंने, उसके बाद वैसे ही कर रहे हैं। मतलब करना है तो लोगों को भी तो ये तो एक देखो ना, एक साइन होता है, उसके बाद लोगों को खुद समझना चाहिए। लोग समझते ही नहीं है। मेरे को खुद फोन आते हैं, चलान हो गया जी, अब चलान कर दिया पुलिस ने। भाई आप चलान से पहले खुद, हम 3 आपको पता है मोटर व्हीकल एक्ट में डबल राइडर से ज्यादा कोई अलाउड नहीं है। आगे वाले को भी हेलमेट पहनना पड़ता है, पीछे वाले को हेलमेट पहनना पड़ता है। क्यों नहीं पहनते, क्यों नहीं उस गाइडलाइन को सर? परसों चौथ इन्होंने चलान जो किए, शाम को घर जाने का टाइम था और पूरे से लगे वो बैंक के पास से, पता है मेरे को सारा, वो मेरे पास सारी रिपोर्ट है। वो तो गलत है ना सर, वो बंदे घर जाएंगे तो गाड़ी अभी ऐसा ना, देखो इसके बारे में हम यहाँ पे ज्यादा बहस करें तो बहस नहीं, मैं बोल रहा हूँ इसका एक अल्टरनेट दो ना लोगों को। अल्टरनेट है, लोग उसको मानते ना। यहाँ पे खाली पड़ी हुई जगह क्यों नहीं खड़ी करते यहाँ गाड़ी? अब बड़सर वाला बोलेगा जी मैं यहाँ क्यों खड़ी करूँ गाड़ी, एक बात है ना। अब यहाँ पे प्राइवेट सरकारी जमीन है नहीं आपके पास, फॉरेस्ट की जमीन है या फिर प्राइवेट जमीन है, वहाँ तो आप पार्किंग नहीं बना सकते। जहाँ हमारा प्रपोजल है अभी हम बनाने की, उसको हमें 1-1.5 साल में वो बन के तैयार हो जाएगा। अब द्योड़सिद्ध का है समस्या हल हो जाएगी। द्योड़सिद्ध में है, जैसे लोग आते हैं, मान लो एक बंदा जो है वो